Hello students, this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College, Nagaur. तो अपन ने जो वैदिक एज का जो टॉपिक है उसको अपन ने खत्म कर लिया। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करते हैं 6th सेंचुरी बीसी के बारे में। तो जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है, इस समय में खूब सारे डेवलपमेंट हुए, खूब सारे विकास हुए भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर। यहाँ पे धार्मिक विकास भी हुआ। धार्मिक विकास के अंतर्गत अपन देखते हैं जैन और बौद्ध दो धार्मिक संप्रदाय उत्पन्न हुए। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था में भी बहुत अच्छी तरक्की हुई 6th सेंचुरी बीसी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शहरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। इस समय के अंदर बड़े बड़े शहर अस्तित्व में आए और व्यापार और वाणिज्य में भी अत्यधिक इजाफा हुआ 6th सेंचुरी बीसी में। और सामाजिक उथल पुथल का भी दौर रहा 6th सेंचुरी बीसी, क्योंकि लोगों के विचार बदल रहे थे। तो उसके कारण हमें सामाजिक उथल पुथल भी देखने को मिलती है। और बौद्धिक विकास भी हुआ है, क्योंकि जैन और बौद्ध नामक धर्म इस समय अस्तित्व में आए थे। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, महावीर जैन और जो गौतम बुद्ध है, वो खुद भी बौद्धिक लोग हैं। तो इस समय बौद्धिक विकास भी हुआ है। तो पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में उथल पुथल का युग कहा जाता है 6th सेंचुरी बीसी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शहरीकरण, यानी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का एक भाग है शहरीकरण। और 6th सेंचुरी बीसी यानी आप समझ गए ना, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। छठी शताब्दी ईसा पूर्व ये समय आया है वैदिक युग के पश्चात। जब वैदिक युग खत्म हुआ है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जब खत्म हुआ, उसके बाद 6th सेंचुरी बीसी अस्तित्व में आया। ये भी 200-300 साल तक चला। तो इस समय में जो शहरीकरण हुआ उसको द्वितीय शहरीकरण कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में इसको द्वितीय शहरीकरण का समय कहा जाता है। प्रथम शहरीकरण कब हुआ? जैसे कि आपको पता है, प्रथम शहरीकरण का समय था हड़प्पा। हड़प्पा प्रथम शहरीकरण का समय था। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार शहर अस्तित्व में आए थे। फिर उसके बाद वैदिक युग आ गया, जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की सभ्यता थी। और अब आया 6th सेंचुरी बीसी, इसलिए इसको द्वितीय शहरीकरण कहते हैं, सेकंड अर्बनाइजेशन। तो ये अक्सर हिस्ट्री के अंदर सवाल भी आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि द्वितीय शहरीकरण कब शुरू हुआ। आप उसको अगर मौर्य युग में डाल दोगे तो गलत हो जाएगा। ये बुद्ध और जैन का समय है, ये महाजनपद का युग है। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी इस समय में काफी ज्यादा हुए हैं। जैसे आपको पता है, इसको क्या कहते हैं अपन, 16 महाजनपद का समय भी कहा जाता है। तो महाजनपद क्या थे? महाजनपद नाम दिया है बड़े बड़े साम्राज्य को जो उस समय में अस्तित्व में आए थे। तो 16 बड़े महाजनपद इस समय में अस्तित्व में आए थे। तो अपन सबसे पहले इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है जो आपके ग्रेजुएशन के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय शहरीकरण, इसके अपन इंट्रोडक्शन में क्या लाइन डाल सकते हैं? अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन हो गया, द्वितीय शहरीकरण का इंट्रोडक्शन हो गया। शहर दूसरी बार अस्तित्व में आए, और जब अब अस्तित्व में आए तो दे स्टेड हियर फॉर लॉन्गर पीरियड। इसका मतलब क्या है कि जब शहर अस्तित्व में आए इस समय में, तो लंबी अवधि तक रहे। जैसे हड़प्पा में क्या हुआ, एक छोटी अवधि के लिए शहर आए और खत्म हो गए, लेकिन द्वितीय शहरीकरण के जो शहर आए लंबे समय तक चलते रहे। 6th सेंचुरी बीसी के बाद भी वो कंटिन्यू रहे, मौर्य के समय में भी कंटिन्यू रहे। कई सारे शहर गुप्त एज तक भी देखने को मिल जाते हैं, गुप्त के समय तक भी। तो अब क्या, जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है इसका पीरियड लॉन्गर था। इट वॉज अ लिटरेट ट्रेडिशन, यानी इस समय में यहाँ के लोगों को पढ़ना आ चुका था, शिक्षित लोग थे यहाँ पे। और लिटरेट ट्रेडिशन का यहाँ पे ये मतलब है कि आज के इतिहासकार छठी शताब्दी ईसा पूर्व की लिपि है उसको पढ़ चुके हैं, ब्राह्मी लिपि है। तो हमें संपूर्ण जानकारी है इस समय की। लिटरेट ट्रेडिशन का मतलब यह है कि एक तो उनको लिखना आता था, और दूसरा वो इतिहासकार उस भाषा को समझ भी चुके हैं। जबकि हड़प्पा में अगर अपन देखें, हड़प्पा वहां से लिटरेट थे, उनको पढ़ना आता था, लेकिन इतिहासकारों ने उनकी जो लिपि है और भाषा है और उनको वो समझ नहीं पाए। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। कंटिन्यूड फॉर 1000 ईयर, जैसे मैंने बताया, अब जो शहरीकरण शुरू हुआ, द्वितीय शहरीकरण, ये कम से कम 1000 सालों तक चला है, एंड स्लोली। और यही शहरीकरण धीरे धीरे बढ़ता हुआ हम देखते हैं संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तक फैल गया। यानी दक्षिण भारत में भी शहरीकरण फैला, ईस्टर्न इंडिया में भी धीरे धीरे शहरीकरण आया। तो जो प्रक्रिया शुरू हुई ना, काफी लंबी चली। अब अपन अर्बनाइजेशन के बारे में बात करें या अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कृषि अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। क्योंकि शहर कहाँ बसाए जाते हैं, शहर क्यों बसाए जाते हैं, शहर क्यों बस सकते हैं, शहर
बस सकते हैं, उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यह है कि शहर के आसपास जो गांव है वहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, वहां पे खेती होती है और वहां से जो क्रॉप्स है, जो खाद्यान्न है, उसको शहरों में लाया जाता है। बिना गाँव के शहर बस ही नहीं सकते, क्योंकि शहरों में थोड़ी ना खेती होती है, शहरों में इतनी जगह ही नहीं होती कि खेती कर सके। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में अपन बात करते हैं। आयरन टूल्स, जैसे आपको पता है, हाँ, 6th सेंचुरी बीसी का एक नाम लोह युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय लोहे का उपयोग अधिकाधिक शुरू हो गया था। लोहे का उपयोग हथियार बनाने के लिए भी किया गया और लोहे का उपयोग कृषि के औजार बनाने के लिए भी किया गया। तो लोहे के कृषि के औजारों की सहायता से इस समय में कृषि का उत्पादन अत्यधिक हुआ, खासकर वेट राइस कल्टीवेशन कहते हैं, यानी चावल का उत्पादन इस समय में खासकर उसमें काफी अधिक इजाफा हुआ लोहे के टूल के माध्यम से, क्योंकि लोहे के जो टूल होते हैं, जो औजार होते हैं, उनसे जो जमीन है उसको खोदना आसान हो गया था। फिर अपन उदाहरण देते हैं, जैसे मैंने कहा ना, कोशिश करो उदाहरण देने की। उदाहरण क्या होता है? फैक्ट होता है हिस्ट्री में, जो आपकी बात को परिपूर्ण करता है, आपने जो भी विचार दिए, आपने जो भी एनालिसिस किया है, उसको पूर्ण करता है। अब जो मैंने यहाँ पे बोला है कि कृषि में अत्यधिक उत्पादन हुआ, उसी को अपन यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं उदाहरण देके। जैसे अष्टाध्यायी, पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किताब में क्या लिखा हुआ है कि जो जमीन थी, जो खेती की जमीन थी, उस पे 2 या 3 बार हल चलाया जाता था, यानी हल चलाना जान गए थे। और ऐसी कैसी लाइन लिखी हुई है उसमें कि जमीन को 2 या 3 बार उस पे हल चलाया जाता था। और इसलिए उस समय में जो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं, क्योंकि 2 या 3 बार जब हल चलाया जाता था, जरूरी जो हल है वो लोहे का होगा, क्योंकि आयरन फेज इस समय में शुरू हो गया, तो लोहे का उन्होंने हल प्रयोग करना शुरू कर दिया। फूड प्रोडक्शन में इजाफा हो गया, सेम पॉइंट रिपीट हो गया, क्योंकि जनसंख्या में भी वृद्धि हुई थी। जैसे जैसे शहरीकरण आया तो जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, शहरों में आबादी भी बढ़ी, और उस आबादी को सस्टेन करने के लिए, उस आबादी को भोजन देने के लिए जरूरी था कि कृषि की उत्पादकता हो अधिक, और कृषि की इस समय में उत्पादकता थी, जिसने एक बड़ी जनसंख्या को भोजन पहुंचाया। और जिसे अपन कहते हैं शहरीकरण का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो हड़प्पा में भी था, सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस, SURPLUS, सरप्लस को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? सरप्लस को अपन हिंदी में कहते हैं अधिशेष। अधिशेष क्या होता है? जैसे खेती करते हैं, एक गांव में खेती हुई, जितनी पैदा की उसी को उस गांव में कंज्यूम कर लिया, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा। लेकिन जब एक्स्ट्रा उत्पादन होता है, जब जरूरत से अधिक उत्पादन होता है खाद्यान्नों का, तो उसको अधिशेष कहते हैं। और शहर बसाने के लिए अधिशेष का होना बहुत अधिक आवश्यक है। जब एक्स्ट्रा उत्पादन होगा गांव में, तभी तो उसको शहरों में लेके जाएंगे ना। अगर उतना ही उत्पादन हुआ जितना गांव में कंज्यूम हो रहा था, शहर बस ही नहीं सकते, शहर वालों को खिलाएंगे क्या? तो एक बड़ी पहचान है शहरीकरण की, अधिशेष उत्पादन। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे अधिशेष के बारे में। तो जब अधिशेष उत्पन्न होगा तो ही शहर अस्तित्व में आएंगे। जब अधिशेष होगा तो उस पर नियंत्रण करने के लिए, अधिशेष पहुंच तो गया शहरों में, वो पहुंचेगा कैसे? तो अधिशेष को गांव से शहरों में पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सरकार की। एक सरकार होनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी होने चाहिए, राजा होना चाहिए, उसके मंत्री होने चाहिए। तो नियंत्रण करने के लिए अधिशेष, कि किसको कितना देना है, अधिशेष को कहां से कहां पे जरूरत के अनुसार लेके जाना है। तो प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग अस्तित्व में आ जाता है, जिसको अपन राजा का शासन कहते हैं। तो यही सब मिली जुली चीजें हैं जो हमें हर प्रकार के शहरों में देखने को मिलती है। अधिशेष तो होगा ही होगा उस सभ्यता में जहाँ पे शहर अस्तित्व में आए। फिर अपन बात करते हैं अगला, कृषि अर्थव्यवस्था के बाद आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कला और शिल्प किस प्रकार के थे? आर्ट एंड क्राफ्ट। यहाँ पे लोहे का उपयोग होने लग गया था कला के क्षेत्र में। जैसा कि आपको पता है, लोहे का इस समय अस्तित्व में आ चुका है लोहा। तो नए नए प्रकार के क्राफ्ट उत्पन्न हुए, नई नई प्रकार की किराएं, नई नई प्रकार की कलाएं उत्पन्न हुई लोहे के माध्यम से। फिर अपन और उदाहरण देते हैं, अपन उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, चमड़े का कार्य किया जाता रहा, रुई पे भी कार्य किया जाता रहा। रुई के कपड़े बनते हैं ना, वुलन, वुलन के क्लोथ्स भी बनाए जाते रहे, ऊन की ऊनी क्लोथ भी बनाए जाते रहे इस समय में। और पॉटरी, पॉटरी मतलब मृद भांड, यानी मटके और पॉट बनाने वाले लोग भी हुआ करते रहे यहाँ पे, जिसको अपन कुम्हार कहते हैं। मेटलर्जी, धातु का कार्य करने वाले भी लोग हुआ करते रहे। यानी क्राफ्ट, अपन क्राफ्ट के एग्जांपल दे रहे हैं, किस किस प्रकार के काम धंधे इस समय में किए जाते रहे। कारपेंट्री, लकड़ी का कार्य करने वाले भी लोग हुआ करते रहे। फिर अपन आगे बात करते हैं, क्योंकि शहर जब अस्तित्व में आया तो शहरों में क्या होता है? डिमांड आती है, मांग होती है कला और
शिल्प के जो नमूने हैं उसकी शहरों में मांग अत्यधिक होती है, इसलिए गांवों के साइड में इनका प्रोडक्शन होता है और फिर उनको शहरों में लेके जाते हैं जो कला और शिल्प के नमूने हैं। और फिर हम देखते हैं कई सारे जो गांव है धीरे धीरे तरक्की करके, क्योंकि वहां पे एक ही प्रकार का काम हो रहा है, तो वह गांव धीरे धीरे शहर में तब्दील हो जाते हैं और फेमस हो जाते हैं उस कार्य के लिए। जैसे नागौर अपना नागौरी मेथी के लिए फेमस है, तो उसी प्रकार से क्राफ्ट सेंटर का एग्जाम्पल है मथुरा। क्राफ्ट सेंटर मतलब क्या? शिल्प का केंद्र, यानी शिल्प के कार्य के कारण ही मथुरा को उस समय पहचाना जाता रहा। फिर अपन बुद्धिस्ट, अपन और उदाहरण दे रहे हैं, अपन ने जो बात कही है कि खूब सारे काम धंधे इस समय में अस्तित्व में थे, शिल्प और कला इस समय में थे, तो अपन उदाहरण दे रहे हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी बौद्ध धर्म के जो स्रोत थे उनसे हमें पता लगता है कि 18 प्रकार की शिल्प इस समय में अस्तित्व में थे। क्राफ्ट शिल्प, 18 प्रकार के विभिन्न शिल्प इस समय में अस्तित्व में थे। तो इससे हमें पता लगता है क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन था। स्पेशलाइजेशन अपन किसे कहते हैं? विशिष्टीकरण, यानी शिल्प में विशिष्टीकरण हो गया। विशिष्टीकरण अपन कहते हैं कि कई प्रकार के शिल्प अस्तित्व में है और एक एक जो शिल्प है, 18 के 18 जो शिल्प है, उसमें हर एक शिल्प का कार्य है वो बहुत ही बेहतरीन किया जाता है, उसको क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन कहते हैं। जैसे कुम्हार है तो कुम्हार केवल मटके ही बनाएगा, वो केवल मिट्टी का ही कार्य करेगा, कोई और कार्य नहीं करेगा, यानी स्पेशलाइजेशन हो गया एक फील्ड के ना, विशिष्टीकरण हो गया। जैसे स्पेसिफिक एरिया भी बसने लग गया, एक गांव का एक क्षेत्र है उसको कुम्हार बस्ती कहने लगे, वहां पे कुम्हार ही रहते हैं और मटके का कार्य करते हैं। इस प्रकार से विशिष्टीकरण हमें देखने को मिलता है। और अपन बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में, क्योंकि कृषि में अधिशेष उत्पन्न था, इस प्रकार शहरों का विकास हुआ, अनेक प्रकार के जो क्राफ्ट हैं वो शहरों में भी आने लग गए। तो जब क्राफ्ट आएंगे तो एक गांव से लेकर शहर या शहर के एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र तक जो क्राफ्ट के नमूने हैं, जो शिल्प के नमूने हैं, जो वस्तुएं बनाई गई है, वो व्यापार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी। तो हर चीज एक दूसरे को पूरक है यहाँ पे। फिर अपन आगे बात करते हैं कि इस समय में मोनेटाइजेशन बढ़ा है, ये पहला डिफरेंस है वैदिक एज से संबंधित। यानी वैदिक एज में मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे मौद्रीकरण, मौद्रीकरण यानी मुद्राओं का प्रचलन इस समय में शुरू हो गया। वैदिक युग में हमें मुद्राओं का प्रचलन देखने को नहीं मिलता है, इसको कॉइनेज भी कहते हैं, सिक्काची, सिक्के, कॉइनेज। सिक्कों का प्रचलन इस समय में बढ़ गया था, पहली बार, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार मौद्रीकरण अत्यधिक हो गया था समाज में, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया था। जैसे चांदी और तांबे के सिक्के, उनको पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। पंचमार्क, चांदी और तांबे के सिक्के को, पंचमार्क को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? आहट सिक्के। ढंग से लिखा नहीं जाएगा, ह और ट, आहट सिक्के। आहट सिक्के एक विशेष प्रकार के सिक्के होते हैं, पूर्ण सिक्के नहीं है कि इसमें आपको राजा की जो उसकी फोटो है वो भी इसके अंदर मिल जाएगी या फिर आपको उसमें डेट भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये सर्वप्रथम अपनाए जाने वाले सिक्के हैं जिनको आहट सिक्के कहा जाता है। और यहाँ पे कोई ना कोई सिंबल बना होता रहा, जैसे मोर का सिंबल बना हुआ है, पहाड़ का सिंबल बना हुआ है, सूरज का सिंबल बना हुआ है, बस। और ये सिक्के आड़े तिरछे बनाए होते रहे, ये नहीं पूरे के पूरे गोल सिक्के आपको मिलेंगे, आड़े तिरछे सिक्के बनाए हुए होते रहे। तो इनमें इतनी क्वालिटी नहीं थी इनमें। तो जो सर्वप्रथम जो सिक्के आए थे 6th सेंचुरी बीसी में, उनको पंचमार्क कॉइन कहा जाता है, लेकिन वो चांदी के बने थे और तांबे के बने थे। कॉपर कास्ट कॉइन भी हमें मिला है। कॉपर कास्ट कॉइन मतलब तांबे के सिक्के भी हमें मिले हैं। कॉपर कास्ट यानी हल्के तांबे के सिक्के मिले हैं जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होता था, बिल्कुल प्लेन, इस प्रकार के भी सिक्के हमें मिले हैं। क्योंकि क्या हुआ, मॉडर्नीकरण के कारण क्या हुआ, समाज में व्यापार करना आसान हो गया। इससे पहले अदला बदली का सिस्टम चला करता था, बार्टर सिस्टम, बार्टर, BARTER, बार्टर सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं अदला बदली का नियम, वस्तु विनिमय। यानी वैदिक युग में क्या होता था, किसी व्यक्ति को अगर खाद्यान्न चाहिए, गेहूं चाहिए, तो जाएगा, अपनी गाय दे देगा और खूब सारी बोरियां गेहूं लेके आ जाएगा। तो इस प्रकार से वस्तुओं की अदला बदली होती थी, क्योंकि उस समय में सिक्के नहीं थे। अब सिक्के आ गए तो सिक्कों को कैरी करना आसान है, अपने साथ ले जाना आसान है, वस्तु को खरीदना आसान है। कोई भी वस्तु खरीदो आप, सिक्के दे दो, आपको वस्तु की अदला बदली करने की जरूरत नहीं है। तो अर्थव्यवस्था काफी अधिक सुगमता से आगे चलती है। इसलिए हम देखते हैं कि इसके कारण ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्स था, संगठित व्यापार और वाणिज्य इस समय का बहुत संगठित हो गया। और कई सारे सिक्के ऐसे भी हैं जिसको राजा के द्वारा जारी नहीं किया गया, कई सारे सिक्के ऐसे मिले हैं जिनको मर्चेंट के द्वारा जारी किया गया है, यानी जो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे उनके द्वारा सिक्के जारी किए गए हैं। मनी लैंडर्स क्लास, और इसके अलावा मनी लैंडर कौन होते हैं? जो पैसा उधार देते हैं, जैसे जो सेठ हो गए, बनिया हो गए। तो बनियों का एक वर्ग भी इस समय में अस्तित्व में आ रहा है, उनको बनिया भी कहा नहीं जाता रहा, लेकिन वह व्यापारिक वर्ग जो
पैसा उधार देने का कार्य करता है, फिर बदले में वो इंटरेस्ट लेता है उनसे कि 6 महीने के लिए आपको 5 लाख अशर्फी दी, और उस समय वो इंटरेस्ट पे लेगा 6 महीने के दौरान, यानी वापस उसको ज्यादा पैसा मिलेगा सूद समेत। तो मनी लेंडर की क्लास, इसका वर्ग उत्पन्न हो गया था। यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, मैंने कहा ना कि उदाहरण देना जरूरी होता है। जैसे अनाथ पिंडक एक बौद्ध व्यक्ति था। अनाथ पिंडक ने जेतवाहन क्या था? एक क्षेत्र था, जमीन थी, जेतवाहन, वन का नाम जेतवाहन बताया गया है। अनाथ पिंडक ने जेतवाहन नामक भूमि को खरीदा, यानी खरीदा तो उसके पास पैसे होंगे, इतना बड़े ट्रांजैक्शन के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, प्रमाण मिला है, और उसको गिफ्ट कर दिया। किसको? गौतम बुद्ध को। अनाथ पिंडक ने जेतवाहन नामक जो वन है उसको खरीदा और फिर गौतम बुद्ध को गिफ्ट कर दिया। तो यानी बाइंग एंड सेलिंग इस समय में आ चुकी थी। बाइंग एंड सेलिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे खरीदना और बेचने का कार्य इस समय हुआ करता था। फिर अपन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के बारे में बात करें, इसमें भी उदाहरण दे रखा है, यानी जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित किताबें हैं उससे हमें जानकारी मिलती है कि 16,000 सिक्के मगध साम्राज्य था, वहां पे एक फिजिशियन था, जीवक बहुत फेमस उस समय का फिजिशियन या डॉक्टर था। तो उसने जो मगध का राजा था उसके बेटे की बीमारी का इलाज किया था, क्योंकि डॉक्टर था जीवक। तो खुश होकर राजा ने उसको 16,000 सिक्के दिए, एक साथ 16,000 सिक्के। तो इसका प्रमाण हमें ब्राह्मणिकल किताबों में मिलता है, नहीं ब्राह्मण धर्म की जो किताब है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि मौद्रीकरण बहुत अधिक था। एक ही व्यक्ति को 16,000 सिक्के दे दिए, खुश होकर राजा ने। रिचर यूज्ड कॉइन्स, जो अमीर व्यक्ति थे वो सिक्कों का इस्तेमाल करते थे। जैसे शतमान हो गया, जो अमीर व्यक्ति जिनके पास पैसा था, शतमान मतलब चांदी के सिक्के। शतमान, ये प्रश्न आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, शतमान क्या है? चांदी के सिक्के हैं। कर्षपना कॉपर के सिक्कों का नाम है, तांबे के सिक्कों को कर्षपना, इसमें लिखा नहीं जाएगा, इसमें कर्षपना नाम के सिक्के, ये किसके थे? तांबे के सिक्के थे। ये भी सवाल आ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कर्षपना क्या था? शतमान क्या था? माजिस और काकनी और माजिस भी तांबे के सिक्के थे, लेकिन छोटे डिनोमिनेशन के थे, उनकी वैल्यू कम थी। तो फिर अपन आगे चलते हैं। इस समय में स्क्रिप्ट है, लिपि भी इस समय में अस्तित्व में आ गई थी, और जिसको इतिहासकार पढ़ भी चुके हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि हो गई, खरोष्टी लिपि हो गई। तो जब लिपि आ गया, लोगों को लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, तो रिकॉर्ड कीपिंग आसान हो गया। रिकॉर्ड कीपिंग क्या? खाता, बही खाता रखना आसान हो गया। क्योंकि कोई भी बिजनेस है कब प्रॉस्पर करता है, कोई भी बिजनेस कब कामयाब होता है, जब कम से कम खाता तो मेंटेन करोगे ना, किससे कितना पैसा लिया, किसको कितना पैसा देना, हिसाब किताब सारा रखना लोगों ने शुरू कर दिया था। ये एक बड़ा कारण था कि क्यों इस समय में व्यापार और वाणिज्य की अत्यधिक प्रगति हुई। इट प्रमोटेड ईज ऑफ बिजनेस, यानी व्यापार को सुगम बनाया इसको। चलो इसी के साथ ही अपन ये डिस्कशन यहाँ पे खत्म करते हैं। अर्थव्यवस्था में अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ई लेक्चर में अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। मुझसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।